हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्प्लांटेशन को। हमने देखा था कैसे क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद कैसे मोरुला बनता है, कैसे ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला कैसे जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो रहा था। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग एक और स्टेप आगे जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन के बाद कौन से इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इम्प्लांटेशन के बाद के अगर इवेंट्स की मैं बात करूं, जैसे कि गैस्ट्रुलेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया, ये तीनों चीजें ही क्या है, ये तीनों चीजें ही साइमल्टेनियसली होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले गैस्ट्रुलेशन होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा, उसके बाद प्लेसेंटा बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते। तीनों का जो डेवलपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है। क्लियर है? लेकिन हम लोग तो साइमल्टेनियस तीनों को नहीं पढ़ सकते, इसी वजह से मैं क्या करूंगा, एक के बाद एक हर एक चीज को इन डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज गैस्ट्रुलेशन को। ये गैस्ट्रुलेशन आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इलैबोरेटली नहीं दिया गया है, इसी वजह से मैं कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। लेकिन पहले जो मैं प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा उसको समझने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। चल, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? गैस्ट्रुलेशन की। किसकी? गैस्ट्रुलेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, राइट। अगर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला हो रहा था, ब्लास्टुलेशन, तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, राइट। तो उसी को लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला from blastula with primary germ layers, don't worry, हम लोग हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी germ layers by the rearrangement of cells, by the rearrangement of cells is called गैस्ट्रुलेशन, राइट। तो गैस्ट्रुलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? गैस्ट्रुलेशन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? फ्रॉम ब्लास्टुला विथ प्राइमरी जर्म लेयर्स। प्राइमरी जर्म लेयर्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी जर्म लेयर्स का मतलब होता है एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो बेसिक अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि गैस्ट्रुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रुलेशन में हम लोग तीनों लेयर बनाते हैं। इससे पहले भी हम लोग जब एनिमल टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हर एक टिश्यू जो है या तो वो एक्टोडर्म से बनेगा, या फिर वो एंडोडर्म से बनेगा, या फिर वो मेसोडर्म से बनेगा, राइट। और हमने वहां पे गैस्ट्रुला स्टेज देखा था, मैंने ड्रॉ किया था। तो वही गैस्ट्रुला स्टेज क्या होता है, ये वाला स्टेज हमने वहां पे ड्रॉ किया था। तो यही जर्मिनल सेल से, जर्मिनल लेयर से क्या बनते हैं? जितने भी सेल्स है वो बनते हैं, और वो सेल्स जाके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? वेरी गुड। विथ प्राइमरी जर्म लेयर्स, प्राइमरी जर्म से यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, with the rearrangement of cells, with the rearrangement of cells। यहाँ पे सेल्स का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है हम लोग अभी देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले लास्ट लेक्चर को अगर हम याद करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये बाहर के ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे। क्या थे ये? बाहर के, बाहर वाले ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, राइट। These are nothing but the trophoblast cells, right? ये क्या थे? ये बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमारा इनर सेल मास था, राइट। ऐसा इनर सेल मास के सेल्स थे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इनर सेल मास या एम्ब्रायनल
नॉब बोल रहे थे। क्यों? बिकॉज ये एक नॉब जैसा कॉर्नर में फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से। अब ये जो इनर सेल मास के जो सेल्स होते हैं ना, अब जितने भी हम लोग चीज गैस्ट्रुलेशन में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब एकदम ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनर सेल मास का इस पूरे प्रोसेस में रोल है। क्लियर है? चल, तो ये क्या है? ये है हमारा इनर सेल मास, इनर सेल मास, राइट। और बाहर तो आपको पता ही है ट्रोफोब्लास्ट है। अब ये जो इनर सेल मास है ना, इनका क्या होता है? इनका होता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। हमने पढ़ा ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स करने पड़ेंगे, तो सेल को रीअरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहां इन सेल्स का होता है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ये सेल्स यहां से बीच में आ जाएंगे, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेल्स जो है कॉर्नर से एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो क्या होगा? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, राइट। क्या बोलेंगे? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। वेरी गुड। अब इस मॉर्फोजेनिक मूवमेंट से क्या होगा? ये जो बीच के सेल्स थे, ये साइड कॉर्नर वाले सेल्स बीच में आ जाएंगे। कॉर्नर वाले सेल्स क्या हो जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, आपको पता ही है, राइट। ये है ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, और ये सेल्स आ गए बीच में, ऐसे बीच में, ऐसे ऐसे बीच में दो लेयर बना लेंगे, राइट। क्या बना लेंगे? दो लेयर ऐसे बना लेंगे, एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का लेयर। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग इनर सेल मास अब नहीं बोलेंगे, या एम्ब्रायनल नॉब नहीं बोलेंगे। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायनिक प्लेट। क्या बोलेंगे? एम्ब्रायनिक डिस्क और एम्ब्रायनिक प्लेट, कुछ भी बोल सकते हैं। एम्ब्रायनिक डिस्क। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर डिस्क तो ऐसा दिखता है गोल, तो ये तो डिस्क जैसा नहीं लग रहा है, तो हम लोग, ये तो प्लेन लग रहा है। तो देखो, ये जो डायग्राम है, ये हम लोग फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से नहीं देख रहे, सामने से देख रहे हैं। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये एक लेयर ऊपर है, एक लेयर उसके नीचे है, राइट। तो एक लेयर उसके ऊपर, एक लेयर उसके नीचे, इसी वजह से ये है एम्ब्रायनल डिस्क। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा डिस्क देखेगा, लेकिन हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग डिस्क नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या है? ये एम्ब्रायनिक डिस्क बन गया। ये ऊपर वाले सेल्स, ये नीचे वाले सेल्स। अब ये जो ऊपर वाले और नीचे वाले ये जो दो सेल्स है ना, ये दो सेल्स मॉडिफिकेशन करते हैं। सेल्स का होता है मॉडिफिकेशन। रीअरेंजमेंट हो गया, अब होगा मॉडिफिकेशन। ये ऊपर वाले सेल्स क्या बन जाते हैं? ऊपर वाले सेल्स कॉल्यूमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नीचे वाले सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा? ये स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। अब आएगा स्टेप 3। ऑब्वियस सी बात है, क्या आ जाएगा? स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? ये ऊपर वाले सेल्स कॉल्यूमनर बन जाएंगे और नीचे वाले सेल्स क्यूबॉइडल बन जाएंगे। ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो सेम ही रहेगा। समझने की कोशिश करो, ठीक है। हर एक चीज को समझने की कोशिश करो। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट समझना है, अगर आपको एम्ब्रायो का डेवलपमेंट समझना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था? इनर सेल मास इज द प्रिकर्सर ऑफ फ्यूचर एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो कहां से बनेगा? इनर सेल मास से। इनर सेल मास कैसे एम्ब्रायो बना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ऊपर वाले सेल्स क्या बन जाएंगे? ऊपर वाले सेल्स भाई हमारे कॉलमनर बन जाएंगे, और नीचे वाले सेल्स हो जाएंगे क्यूबॉइडल। ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स बन जाएंगे नीचे वाले। नीचे वाले सेल्स ऐसे क्यूबॉइडल बन गए, राइट। और ऊपर वाले सेल्स कैसे बन गए? ऐसे कॉलमनर बन गए, राइट। कॉलमनर बन गए। ये जो ऊपर वाले कॉलमनर बन गए, अब इन सेल, ये दोनों सेल अलग अलग हो गए। ये ऊपर वाले जो कॉलमनर सेल्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट। और नीचे वाले जो क्यूबॉइडल सेल्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एम्ब्रायनिक डिस्क कौन से दो सेल से बनता है, राइट। तो अगर पूछा जाए कि एम्ब्रायनिक डिस्क जो है वो कौन से दो सेल से बनता है, तो उसका आंसर होगा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ऊपर वाले सेल्स हो जाएंगे एपीब्लास्ट, नीचे वाले सेल्स हो जाएंगे हाइपोब्लास्ट। अब ये तो हो गए।
अब क्या करना है, मतलब हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन रीजन क्या है इस पूरे प्रोसेस को जानने का। इस पूरे प्रोसेस में हमको ये करना है कि हमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनाना है, राइट, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हमें एंडोडर्म बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एपीब्लास्ट, देखो जो भी जितने भी लेयर है, चाहे वो एक्टोडर्म हो, चाहे वो मेसोडर्म हो, चाहे वो एंडोडर्म हो, तीनों लेयर कहां से बनते हैं, यही एपीब्लास्ट से बनता है। कैसे बनता है हम तो देखेंगे, डोंट वरी, लेकिन तीनों लेयर बनेंगे कहां से, यही एपीब्लास्ट सेल से। तो अगर कभी पूछा जाए कि एंडोडर्म कहां से बनता है, तो उसका आंसर क्या होगा, एपीब्लास्ट। अगर पूछा जाए एक मेसोडर्म कहां से बनता है, उसका आंसर क्या होगा, एपीब्लास्ट। अगर पूछा जाए एक्टोडर्म कहां से बनता है, तो उसका आंसर क्या होगा, एपीब्लास्ट। कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर एपीब्लास्ट के सेल्स को इन तीनों सेल्स में कन्वर्ट होना है, तो एपीब्लास्ट के सेल्स को पूरे के पूरे इस चीज को कवर करना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज देखो, ये ऊपर वाला जो ये सिलोम है, मतलब सिलोम नहीं, ऊपर वाला जो फ्लूइड है, नीचे वाले में फ्लूइड है, ऊपर वाले फ्लूइड पार्ट को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। हालांकि यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं योक सैक। और हमें क्या पता है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, योक प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन में योक नहीं होता है, ठीक है। योक सैक जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है और कुछ नहीं। ये वाले में एमनियोटिक कैविटी, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो एपीब्लास्ट सेल्स को क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, राइट। तो एपीब्लास्ट को अगर सेल्स को अगर नीचे आना है, तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें या तो सीढ़ी चाहिए, या तो लिफ्ट चाहिए, या फिर एक टनल चाहिए जिसके थ्रू वो नीचे आ सकते हैं। बिकॉज मैंने क्या कहा, एपीब्लास्ट सेल्स ऐसे ऊपर में प्रेजेंट है, हाइपोब्लास्ट ऐसे नीचे में प्रेजेंट है। तो ऊपर के अगर सेल्स को नीचे आना पड़ेगा, तो क्या चाहिए, एक टनल चाहिए ऊपर से नीचे आने के लिए। या तो सीढ़ी देना पड़ेगा, या तो लिफ्ट देना पड़ेगा, या तो टनल देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो वही एपीब्लास्ट खुद से बना लेता है। किससे बना लेता है, खुद से एपीब्लास्ट बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक। देखो अब ये स्टेप 3, स्टेप 4 में क्या होता है, स्टेप 4 में एक तो प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है जो आगे जाके टनल बनाएगा, और एक क्या होता है, ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स है ना, ये धीरे धीरे ये योक सैक को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ठीक है। समझो, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बाद में बताऊंगा, अब समझो सिर्फ। तो क्या हुआ, ये तो हो गया ट्रोफोब्लास्ट का लेयर, बहुत बढ़िया, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर, राइट। और जैसे कि हमने कहा, ये हाइपोब्लास्ट का लेयर है, हाइपोब्लास्ट का लेयर है जो क्यूबॉइडल है, राइट। और यही हाइपोब्लास्ट का सेल्स क्या करता है, इस पूरी के पूरे योक सैक को ऐसे कवर कर लेता है, पूरे के पूरे योक सैक को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, पूरे के पूरे योक सैक को ये कवर कर लेता है, राइट। तो ये भी हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स है, और ये भी हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स है, ये भी हाइपोब्लास्ट है और ये भी हाइपोब्लास्ट है। यहाँ पे सिर्फ हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट का कॉन्सेप्ट है, एमनियोटिक कैविटी, योक सैक, इनका बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं है, तो इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है एपीब्लास्ट का सेल्स, राइट। यही एपीब्लास्ट का सेल्स क्या बनाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएगा। प्रिमिटिव स्ट्रिक यानी ऐसे, पहले क्या बनाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक यानी एक सॉलिड स्ट्रक्चर, ऐसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर। अब इसने सॉलिड स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब सॉलिड स्ट्रक्चर से क्या वो नीचे जा पाएगा, द आंसर इज नो। तो उसी प्रिमिटिव स्ट्रिक को वो क्या करेगा, प्रिमिटिव ग्रूव में कन्वर्ट कर देगा। ग्रूव यानी एक पोर्शन, एक टनल जैसा, एक टनल बनाएगा। ये क्या होगा, ऐसे बीच में से ये आधा आधा हो जाएगा और ऐसे एक टनल बन जाएगा। अब यहां से भी सेल्स जा सकते हैं नीचे की तरफ, यहां से भी सेल्स जा सकते हैं नीचे की तरफ। तो क्या बन गया, एक टनल बन गया। पहले क्या था, ऐसे सॉलिड था, ऐसे सॉलिड, अब क्या बन गया, ऐसे टनल बन गया। तो यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, तो टनल बन गया। तो हमें क्या, हमारा काम क्या था, हमारा काम था टनल बनाना, ताकि वो नीचे जा सके सेल, राइट। तो और ये जो ऊपर वाले एपीब्लास्ट सेल्स है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, जैसे टनल बनेगा, टनल ऐसा टिल्ट होगा ना, तो वो भी ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का क्या बनता है, यहाँ पे बनता है प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक कहाँ से बनता है, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है वो बनता है कहाँ से, बताओ, वो बनता है हमारे एपीब्लास्ट से, राइट। पहले ये ऐसा सॉलिड होता है, ठीक है, समझो,
ये पहले क्या होता है, पहले ये ऐसा सॉलिड होता है, पहले इसमें जो है टनल नहीं बनता है, पहले ये ऐसा सॉलिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रिमिटिव स्ट्रिक कहां से बनता है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट सेल्स जो है वही प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाते हैं। अब हम लोग बहुत देर से प्रिमिटिव स्ट्रिक प्रिमिटिव स्ट्रिक प्रिमिटिव स्ट्रिक कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक का कोई इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंस तो ये हो गया कि प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या करेगा, एपीब्लास्ट की जो सेल्स है इसको नीचे जाने में हेल्प करेगा, टनल बनाएगा और नीचे जाने में हेल्प करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है ना, ये बहुत, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला डंडे जैसा जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, इसे कहा जाता है प्रिमिटिव स्ट्रिक। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक, राइट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो नॉड जैसा, हेड जैसा पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है प्रिमिटिव नोड। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड प्रिमिटिव नोड। ये डंडे जैसा प्रिमिटिव स्ट्रिक और ऊपर वाला नॉड जैसा प्रिमिटिव नोड। यही प्रिमिटिव नोड जब क्या होगा, जब यहाँ पे टनल बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टनल बनेगा। टनल मतलब यहाँ से बीच के जो सेल्स है ये गायब हो जाएंगे, बीच के सेल्स जो है वो गायब हो जाएंगे, बीच के सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे एक टनल बन गया। देखो, अगर इस बीच के सेल्स को हम लोग गायब कर देते हैं तो बीच में क्या हो गया, एक टनल बन गया। तो क्या अब इसे हम प्रिमिटिव स्ट्रिक कहेंगे, नहीं, अब हम इसे क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ग्रूव। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव ग्रूव, एक टनल जैसा प्रिमिटिव ग्रूव। अब इसी ग्रूव के अंदर से क्या हो सकते हैं, एपीब्लास्ट के सेल्स जो है वो नीचे जा सकते हैं। एक टनल बन गया, अब ये नीचे जा सकते हैं। और ये है प्रिमिटिव नोड। यहां पे भी देखो, यहां पे भी एक ग्रूव बना है, राइट। यहां पे भी तो सेल्स गायब है। तो यहां क्या होता है, जब मेसोडर्म बन जाता है ना, जब एपीब्लास्ट से मेसोडर्म बन जाता है, तो मेसोडर्म के जो सेल्स है वो सेल्स इसी ऐसे, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है, राइट। अब मेसोडर्म के जो सेल्स है वो इसी में ऐसे 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 लेयर बनाते 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 एक, अगर इस गोल की तरफ, इस पोर्शन में एक मेसोडर्म के सेल्स कंटिन्यूअसली डिपॉजिट होते जाएंगे तो क्या बनेगा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस राउंड में अगर मेसोडर्म के सेल्स आते जाएंगे तो क्या बनेगा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। उसी रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी रॉड को हम लोग आगे जाके बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो अगर पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड कहां से बनता है, तो यही जो प्रिमिटिव नोड है ना, ये हेड जैसा, इसमें जब प्रिमिटिव ग्रुप बन जाता है, जब ये यहाँ पे सेल्स गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेसोडर्म के जो सेल्स है वो आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं। और जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो प्रिमिटिव नोड से क्या बनता है, प्रिमिटिव नोड से बनता है नोटोकॉर्ड। क्या बनता है, आगे जाके नोटोकॉर्ड बनता है। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है नोटोकॉर्ड का, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला पार्ट, बिकॉज ये एक्चुअली ये एक 3D चीज है जिसको हम लोग 2D में समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन इसको जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं जितना हो सके इजी वे में कन्विंस करने, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर पूछा जाए कि प्रिमिटिव स्ट्रिक कहाँ से बनता है, तो उसका आंसर क्या होगा, एपीब्लास्ट सेल से बनता है। प्रिमिटिव स्ट्रिक कब बनता है, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक गैस्ट्रुलेशन फेज में बनता है। अगर पूछा जाए कि ये जो प्रिमिटिव नोड है इसका काम क्या है, तो ये आगे जाके नोटोकॉर्ड बनाता है। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब मेसोडर्मल के जो सेल्स है वो आके इस ग्रूव में ऐसे 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 एक्यूमुलेट होते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। और प्रिमिटिव स्ट्रिक हमने क्यों बनाया, प्रिमिटिव स्ट्रिक हमने इसलिए बनाया ताकि एपीब्लास्ट के सेल्स जो है वो नीचे जा सके, राइट। क्या जा सके, वो नीचे जा सके। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक एम्ब्रायनल एक्सिस को डिफाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एम्ब्रायनल एक्सिस मतलब कि जो एम्ब्रायो बनेगा उस एम्ब्रायो का हेड किस तरफ होगा और एनस किस तरफ होगा, वो बताने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है,
राइट। जब तक ये प्रिमिटिव स्ट्रिक नहीं बनता हम लोग एम्ब्रायो का एक्सेस नहीं बता सकते। जब ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बन जाता है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हेड किस तरफ है और इसका एनस किस तरफ है, राइट। मतलब ये प्रिमिटिव नॉट जिस तरफ होता है हेड जैसा स्ट्रक्चर उसी तरफ होता है उसका हेड। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं क्रेनियल एंड। क्या बोलते हैं? क्रेनियल एंड। क्योंकि हमें क्या पता था, हमें क्या पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक स्कल से कवर्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम, राइट। तो क्रेनियम की वजह से इसका नाम दिया गया है क्रेनियल एंड। क्रेनियल एंड बिकॉज हमारा जो ब्रेन है किससे कवर्ड होता है? स्कल से। स्कल का नाम क्या है? क्रेनियम। तो इसी वजह से क्रेनियल एंड या हेड एंड कहा जाता है और इसे एनस एंड या कॉर्डल एंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्डल एंड, CAUDAL, कॉर्डल एंड। कॉर्डल एंड यानी इस तरफ होगा एम्ब्रायो का एनस और इस तरफ होगा एम्ब्रायो का हेड। क्लियर है? तो प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या करता है? दो चीज में हेल्प करता है। एक तो एपीब्लास्ट के सेल्स को नीचे जाने में हेल्प करता है और दूसरा जो एम्ब्रायो का एक्सिस है उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। अगर पूछा जाए कि एम्ब्रायो का एक्सिस कब पता चलता है तो एम्ब्रायो का एक्सिस पता चलता है प्रिमिटिव स्ट्रिक से। प्रिमिटिव नॉट जिस तरफ है उस तरफ उसका क्रेनियल एंड होगा यानी हेड होगा और नीचे की तरफ उसका एनस होगा यानी कॉर्डल एंड होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब हमने क्या कर लिया? अब हमने एपीब्लास्ट के जाने के लिए एक टनल बना लिया। अब क्या होता है? ये एपीब्लास्ट के जो सेल्स है इसी टनल से क्या होता है? नीचे जाते हैं। ऊपर क्या था? एपीब्लास्ट था। नीचे क्या था? हाइपोब्लास्ट था। हाइपोब्लास्ट ने किसको कवर किया? योक सैक को। अब एपीब्लास्ट के जो सेल्स है इसमें टनल बन गए तो एपीब्लास्ट के सेल्स नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स में चले जाएंगे, राइट। तो एपीब्लास्ट के सेल्स ये नीचे जाके हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स है इन्हीं सेल्स को कन्वर्ट कर देते हैं एंडोडर्मिस में, राइट। अब तक जो हम हाइपोब्लास्ट बोल रहे थे अब क्या इसे हम लोग हाइपोब्लास्ट बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या हुआ? एपीब्लास्ट के सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रिक के थ्रू नीचे चला गया और हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स थे इनको कन्वर्ट कर दिया किसमें? एंडोडर्मिस में। तो अगर पूछा जाए कि मतलब अगर पूछा जाए कि हाइपोब्लास्ट के सेल्स को कौन कन्वर्ट करता है एंडोडर्मिस में तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा एपीब्लास्ट, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला जर्म लेयर्स कौन बनता है तो उसका आंसर क्या होगा? एंडोडर्मिस, राइट। सबसे पहला क्या बनेगा? एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या बनेगा? मेसोडर्मिस एंड फाइनली बनेगा एक्टोडर्मिस। एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। क्लियर है? वेरी गुड। तो फाइनल स्टेप 4 एंड स्टेप 5। स्टेप 5 में कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी था बिकॉज आपके एनसीईआरटी में मतलब थोड़ा बहुत देके छोड़ दिया गया है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को देखे छोड़ दिया गया है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रिक कब बनता है? प्रिमिटिव स्ट्रिक का इंपॉर्टेंस क्या है? कैसे हाइपोब्लास्ट मतलब एपीब्लास्ट से कैसे मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बना, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या कहा कि ये तो हो जाएंगे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। बहुत बढ़िया। ये हो गए ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। देखो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट के ना बहुत ज्यादा फंक्शन गैस्ट्रुलेशन में नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट यानी इनर सेल मास का। तो एक और बार फिर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ऊपर वाले हमने क्या ड्रॉ किया? ऊपर वाले पोर्शन में ये क्या है? ये हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, राइट। और ये भी हाइपोब्लास्ट है योक सैक को कवर करते हुए। ये भी हाइपोब्लास्ट के सेल्स है और ऊपर की तरफ क्या था? ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट के सेल्स थे ऐसे। और ये प्रिमिटिव नॉट था, राइट, ऐसे
ऐसे। इसके थ्रू एपिब्लास्ट के सेल्स क्या होंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जाके क्या करते हैं, नीचे जाके ये हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं एंडोडर्मिस में। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही नीचे जाना स्टार्ट करेगा ना तो ये सेल्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक प्रेशर ऐड करेंगे। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये हाइपोब्लास्ट का लेयर जो ऐसे था, स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो अब क्या होगा, अब मैं इसी में दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स थे ये धीरे धीरे रिप्लेस होना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, रिप्लेस होना स्टार्ट होंगे। तो ये भी क्या बनेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगे, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा ये बेंड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब तक देखो मैं किस में ड्रॉ कर रहा था, अब तक मैं ड्रॉ कर रहा था आपके येलो कलर में, राइट, हाइपोब्लास्ट को, लेकिन ये एपिब्लास्ट वाले सेल्स आ गए तो अब मैं इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए एंडोडर्मिस। ये क्या बन गया, एंडोडर्मिस। तो ये नीचे क्यों आ गया भाई, इसलिए वजह से नीचे आ गया बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे सेल्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे क्या होंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसी प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे का बेंड हो जाएगा और ये वाले जो सेल्स है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो येलो था, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये अब हाइपोब्लास्ट नहीं रहे, ये क्या बन गए, ये एंडोडर्मिस बन गए। क्या बन गए, ये एंडोडर्म बन गए। राइट, तो ये क्या बन गए, ये सेल्स बन गए एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या ये कौन से सेल्स है, ये अभी भी एपिब्लास्ट ही है, ये किसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने, इस वाले सेल्स ने इसको एंडोडर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला सेल्स एपिब्लास्ट था और अभी भी एपिब्लास्ट है, लेकिन इस वाले को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंडोडर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एंडोडर्म, तो क्या लिखेंगे, हाइपोब्लास्ट, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे हाइपोब्लास्ट कन्वर्टेड टू एंडोडर्म। बहुत बढ़िया, हाइपोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। और क्या होंगे, एपिब्लास्ट के सेल्स अभी भी नीचे आ रहे हैं, अभी भी नीचे आ रहे हैं। तो अब नीचे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बिकॉज अब क्या बन गया, एंडोडर्म तो बन गया। तो अब ये जो सेल्स बनेंगे जो नीचे आएंगे, तो ये जो मतलब थोड़ा सा हट गया है तो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, इस वाले पोर्शन में एक्यूमुलेट होंगे, ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट होंगे। क्या है, ये भी एपिब्लास्ट के सेल्स ही है, लेकिन कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, ये बीच वाले जो पोर्शन है इसमें एक्यूमुलेट होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मीजोडर्म। क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बनेगा एंडोडर्म फर्स्ट, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा मीजोडर्म सेकंड, फिर क्या बनेगा, फिर अब जो एपिब्लास्ट के सेल्स ऊपर रह गए, बिकॉज अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा देखो हाइपोब्लास्ट के सारे सेल्स तो एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गए, नीचे जाने का जगह नहीं था, लेकिन बीच में थोड़ा सा जगह था तो उसमें हम चले गए और हम बन गए मीजोडर्म। अब बीच में भी जाने का जगह नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एपिब्लास्ट के सेल्स थे ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, यही कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टोडर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टोडर्म में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, जो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन सिर्फ रह जाएगा जो बाद में जाके नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज इसका काम तो हो गया, इसका काम क्या था, इसका काम था बस इसको कवर करना। अब सिर्फ ये नोड रह जाएंगे, ये नोड ऐसे रह जाएंगे, लेकिन हालांकि ऐसे नोड फॉर्म में नहीं रहेगा, इसमें क्या बन चुका होगा, इसमें नोटोकॉर्ड बन चुका होगा। और ये जो ग्रूव वाला पोर्शन था, प्रिमिटिव स्ट्रिक वाला पोर्शन था, ये भी डिजेनरेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स के एक्यूमुलेशन हो जाएंगे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टोडर्म में। तो हमारा काम क्या था गैस्ट्रुलेशन में, हमारा काम था 3 जर्मिनल लेयर्स बनाना, एक एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। वो हमने बना लिया, वो हमने क्या बना लिया, वो हमने बना लिया। तो क्या बनाया, सबसे पहले
ब्रूमेटिव स्ट्रिक बनाया ताकि सेल्स नीचे जा सके। एपिब्लास्ट के सेल्स नीचे गए और क्या किया, हाइपोब्लास्ट के सेल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंडोडर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर पूछा जाए कि एंडोडर्म का ओरिजिन क्या है तो उसका आंसर क्या होगा, एपिब्लास्ट। क्लियर है। फिर हाइपोब्लास्ट के सेल्स को एंडोडर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब नीचे जाने की जगह नहीं है, बीच में थोड़ा सा जगह बचा था तो बीच में आ गए सेल्स, बीच में आ गए तो उनका नाम दे दिया हमने मेसोडर्म। जो सेकंड, पहले क्या बनता है एंडोडर्म, उसके बाद क्या बनेगा मेसोडर्म। अब बीच में भी जगह नहीं है तो ये जो एपिब्लास्ट के सेल्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, यही आगे जाके एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो गए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म कहां से बनता है तो उसका आंसर क्या होगा, एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है, राइट, हाइपोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है। अगर पूछा जाए कि एंडोडर्म किससे बनता है तो उसका आंसर होगा एपिब्लास्ट। अगर पूछा जाए मेसोडर्म किससे बनता है तो उसका आंसर होगा एपिब्लास्ट। अगर पूछा जाए एक्टोडर्म किससे बनता है तो उसका भी आंसर होगा एपिब्लास्ट। अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सा जर्मिनल लेयर बनता है तो एंडोडर्म, उसके बाद कौन सा बनता है मेसोडर्म, उसके बाद कौन सा बनता है एक्टोडर्म। क्लियर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला पोर्शन, लेकिन मैंने कोशिश किया है जितना सिंपली वे में मैं आपको समझा सकूं मैं समझा दिया, राइट, बिकॉज थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन। अब ये तो हमने देख लिया कि ये जर्मिनल लेयर्स कैसे बनता है, लेकिन ये भी जो इतना मेहनत करके हमने जर्मिनल लेयर्स बनाया, राइट, एक मिनट में देख लेता हूं, चलो हो रहा है। इतना मेहनत करके जो हमने जर्मिनल लेयर्स बनाया, ये जर्मिनल लेयर्स हमने क्या कहा कि यही जर्मिनल लेयर्स से क्या बनेंगे, सेल्स, एंडोडर्म के सेल्स, मेसोडर्म के सेल्स, एक्टोडर्म के सेल्स। वही सेल्स एक्युमुलेट होंगे और बनाएंगे टिश्यू, वही टिश्यू एक्युमुलेट होंगे और बनाएंगे ऑर्गन, वही ऑर्गन्स एक्युमुलेट होंगे और बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इतना मेहनत से हमने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाया, ये आगे जाके क्या बनाते हैं। तो लिखेंगे फेट ऑफ जर्म लेयर्स। क्या लिखेंगे, फेट ऑफ जर्म लेयर्स। फेट यानी नियति, फेट ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म यानी कीटाणु वाला जर्म नहीं, जर्मिनल लेयर्स, ठीक है, जर्म लेयर्स, फेट ऑफ जर्म लेयर्स। सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे हम लोग। एक्टोडर्म से क्या बनता है वो देखेंगे। एक्टोडर्म कब बना, एकदम एंड में बना। फिर मेसोडर्म से क्या बनता है वो देखेंगे। मेसोडर्म बीच में बना। और फिर बाद देखेंगे एंडोडर्म से क्या बनता है। एंडोडर्म एकदम पहले बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, एंडोडर्म बनता है। हाइपोब्लास्ट के सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एंडोडर्म में, राइट। तो अगर हम बात करते हैं एक्टोडर्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट बनने वाला है, बिकॉज इसी चार्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी इसी चार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस चार्ट में जो जो मैं लिखा रहा हूं प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, तो एक्टोडर्म से सबसे पहला जो चीज बनता है वो क्या बनता है, वो हम बनता है हमारा एपिडर्मिस। हमारे जो स्किन है इसमें दो लेयर होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। ऊपर रहता है एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस किससे बनता है, सबसे ऊपर कौन रहता है, एक्टोडर्म रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बनेगा, एपिडर्मिस। क्या बनता है, एपिडर्मिस। स्किन का जो ऊपर वाला पार्ट है एपिडर्मिस, वो कहां से बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। और कौन बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन। अगर पूछा जाए कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किस ओरिजिन का है, उनका ओरिजिन क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, एक्टोडर्म। ब्रेन एक्टोडर्म इन ओरिजिन, स्पाइनल कॉर्ड एक्टोडर्म इन ओरिजिन, लेकिन नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा आईज जो है, आंख, वो कहां से बनता है, एक्टोडर्म से। नेजल एपिथेलियम, नोज, नेजल एपिथेलियम, नोज के जो स्किन, नोज का जो लेयर एपिथेलियम, ये कहां से बनता है, ये भी बनता है एक्टोडर्म से। और क्या बनता है एक्टोडर्म से, हमारा जो गट है, गट मतलब जो हमारा फोर गट है और हाइंड गट है, मिड गट जो है ना, वो बनता है एंडोडर्म से। मिड गट यानी फेरिंग से लेके फेरिंग से लेके कोलन तक जो पार्ट है,
वो हमारा बनता है एंडोडर्म से। लेकिन फेरिंग से पहले ये जो बक्कल कैविटी, माउथ, ये जो है, और जो हाइंडगट मतलब वो जो एनस वाला पार्ट है, वो हमारा कहाँ से बनता है? वो बनता है हमारे एक्टोडर्म से। तो क्या लिखेंगे? फोरगट एंड हाइंडगट। फोरगट मतलब गट का आगे वाला हिस्सा, मतलब जिसमें माउथ आ गया, फोरगट, एंड हाइंडगट, हाइंडगट यानी एनस वाला हिस्सा, हाइंडगट। ठीक है, ये बनता है। और क्या बनता है? पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एक एंटेरियर लोब होता है, एक पोस्टेरियर लोब होता है। तो जो पोस्टेरियर लोब होता है ना, वो बनता है एक्टोडर्म से। पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर जो लोब है वो बनता है कहां से? एक्टोडर्म से। लेकिन एंटीरियर लोब जो है वो बनता है एंडोडर्म से। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और क्या बनता है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये भी बनता है। और क्या बनता है बताओ? इनर ईयर, इनर ईयर, कान का जो अंदर का हिस्सा है वो कहां से बनता है? वो एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, इनर ईयर बनता है एक्टोडर्म से। और क्या बनता है? एड्रिनल का दो पार्ट है, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला। जो एड्रिनल का मेड्यूला है वो बनता है एक्टोडर्म से, लेकिन कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनता है मेसोडर्म से। तो जो कॉन्फ्लिक्ट वाले पार्ट है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आपको ये क्वेश्चन दे देगा एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां से बनता है, एड्रिनल मेडुला कहां से बनता है, राइट? तो एड्रिनल मेड्यूला जो है, एड्रिनल मेड्यूला जो है वो कहां से बनता है? वो बनता है एक्टोडर्म से। अब कॉन्ट्रा वाला पार्ट देख लेते हैं। कॉन्ट्रा वाला पार्ट में कौन कौन आ जाएगा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, तो यहां क्या होगा? डर्मिस, एपिडर्मिस कहां से? डर्मिस यहां से। एड्रिनल मेडुला है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कहां से आ जाता है? वो आएगा हमारे मेसोडर्म से, राइट? और क्या क्या होते हैं? जितने भी टिश्यू सिस्टम होते हैं, मतलब जितने भी टिश्यू सिस्टम होते हैं, मतलब आपके कनेक्टिव टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू वो कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा जो एंडोस्केलेटन है यानी बोन्स, कार्टिलेज, ये सारे सारे मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और क्या होता है? हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो कैसा होता है? वो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरेटर, किडनी, स्प्लीन, राइट? ये कहां से होते हैं? ये होते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन आप कहोगे सर एक्सक्रीटरी सिस्टम ने आपने यूरेटर कहा, किडनी कहा, लेकिन आपने यूरिनरी ब्लडर तो नहीं कहा। वो भी तो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूरिनरी ब्लडर होता है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, वो मेसोडर्मल नहीं होता है, वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा कैरेक्टर, तो हमेशा कॉन्ट्रा कैरेक्टर्स को ज्यादा याद रखना है, राइट? मैं लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और क्या हो जाएगा? और बताओ बताओ बताओ। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कौन कौन आ गए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वही गोनाड्स आ गए, एक्सटर्नल जेनिटलिया आ गया, वो सारी चीजें आ गई। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम हो जाएगा, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। और हो जाएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या हो जाएगा? डक्ट्स हो जाएंगे, डक्ट्स, डक्ट्स जितने भी डक्ट्स होते हैं। किडनी, किडनी हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। हालांकि मैंने लिखा दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ। किडनी हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे इसमें मेसोडर्मल इन ओरिजिन में, राइट? ठीक है, मैं लास्ट में एक बार रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी।
तो ये सारे हो जाएंगे इसमें। तो देखो अब कॉन्ट्रा कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें कॉन्ट्रा कैरेक्टर कौन था ये वाला, फोर गट एंड हाइंड गट। तो मिड गट जो होता है वो एंडोडर्मली इन ओरिजिन होता है। मिड गट यानी फेरिंग से लेके कोलोन तक, फेरिंग से लेके कोलोन तक जो पार्ला पार्ट होता है वो होता है मिड गट के अंदर, वो होता है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। बहुत बढ़िया। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, तो ये हो जाएगा एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। बहुत बढ़िया। ये इनर होगी ईयर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन एक्चुअली ये वाला ओरिजिन है। ये एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, और इसमें के साथ उसका कोई कॉन्ट्रा नहीं। इसके साथ कुछ कॉन्ट्रा है, यस इसके साथ कॉन्ट्रा है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका पार्ट था, लेकिन इसका क्या हो जाएगा यूरिनरी ब्लडर। क्या हो जाएगा यूरिनरी ब्लडर। आपको लग सकता है कि यूरिनरी ब्लडर जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन नहीं है, ये क्या है एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। अच्छा, और क्या हो गए और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। तो बाकी हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएंगे, पैनक्रियास। लीवर हो जाएगा, पैनक्रियास, लीवर। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे एंडोडर्म में। और कौन आ जाएगा, टंग आ जाएगा, टंग आ जाएंगे, टंग आ गया। और क्या आ जाएगा, ग्लैंड्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के जितने भी ग्लैंड्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के जितने भी ग्लैंड्स है वो क्या है, वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब कौन कौन आ जाएगा बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स आ जाएंगे, ब्रोंकियल्स आ जाएंगे, ट्रैकिया आ जाएगा, वो सारे आ जाएंगे, राइट, वो सारे आ जाएंगे। तो मिडगट हो गया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मिडिल ईयर, यूरिनरी ब्लडर, पैनक्रियास, लीवर, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, टंग, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे हो जाएंगे एंडोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। अब इंपॉर्टेंट कौन से जो इंट्रा मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे एपिडर्मिस, ये हो गया डर्मिस, यहाँ पे सीएनएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है ये वाला फोरगट एंड हाइंडगट जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन मिडगट जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। इनर एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका हो जाएगा मिडिल एयर, राइट। और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूरिनरी ब्लडर ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये बहुत बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या हो जाएंगे, ये वाला एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, राइट। और कुछ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3, बाकी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो मैंने लिखा दिया बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना हमें सब कुछ है। तो ये हमने देख लिया कि कौन से लेयर से क्या क्या बन रहा है, राइट। हमने ओवरऑल एक आइडिया कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन। जब तक हम लोग ये जर्मिनल लेयर से क्या क्या बनते हैं ये नहीं पढ़ते हैं, हमारा गैस्ट्रुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेटिवली पूछा गया है। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया या 2 बार पूछा गया, हर साल ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव वे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन से। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन को पढ़ना क्यों जरूरी है? एक तो मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन को हम लोग नहीं समझेंगे तो हमें प्लाजेंटा जो पार्ट है वो नहीं समझ में आएगा, राइट? प्लाजेंटा के अगर हमें समझना है कि प्लाजेंटा क्या है, कैसे बना, कैसे मदर पार्ट आया, कैसे फीटल पार्ट आया, उसे अगर हमें डिटेल में समझना है तो हमें एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा जानना पड़ेगा, राइट? अगर देखो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन को पढ़ने का 2 तरीका है। एक तो ये कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिकॉज मैंने आपको अगर बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या आएंगे तो आप क्या करोगे, आप रट लोगे उस क्वेश्चंस को, राइट? आप क्या करोगे, आप उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को आप रट लोगे। और हमें ये पता है कि रटा हुआ चीज ज्यादा दिन हमारे दिमाग में नहीं रहता, राइट? हमें क्या पता है कि अगर किसी चीज को हम रटेंगे तो वो ज्यादा दिन हमें दिमाग में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी चीज को हम समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसके हमारे दिमाग में रहने की, राइट? तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन को पढ़ाऊंगा, राइट? लेकिन बहुत ज्यादा लिखा के नहीं, बहुत सिंपल रहेगा चीज, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे और उसके आंसर्स क्या होंगे। वहां से क्वेश्चंस भी आप जज कर पाओगे, उनके आंसर्स भी आप खुद से इमेजिन कर पाओगे। मैं उस तरीके से आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलो, हमने क्या देखा था कि गैस्ट्रुलेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? गैस्ट्रुलेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इनर सेल मास का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। बिकॉज जितने भी जर्म लेयर्स बने वो कहां से बने? इनर सेल मास से बने, राइट? लेकिन यहाँ पे इनर सेल मास का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है ट्रोफोब्लास्ट का। किसका? ट्रोफोब्लास्ट का। तो हम लोग सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट को लेके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और किसी चीज को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अंदर का पार्ट हमें ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले ये होता है ट्रोफोब्लास्ट का लेयर। मैं सेल को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसे ऐसे जो सेल्स थे उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे लाइन के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है ना, ये बाहर की तरफ एक और लेयर बनाता है और वो लेयर अंदर की तरफ लेयर से थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाता है। तो क्या बन जाए? 2 लेयर बन जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट के। क्या बन जाते हैं? ट्रोफोब्लास्ट के 2 लेयर बन जाते हैं। एक अंदर की तरफ ये लेयर था, बाहर की तरफ एक और लेयर बना, वो लेयर बाद में उससे दूर हो गया। तो क्या होता है? एक और लेयर बन गया बाहर की तरफ, ऐसे दोनों ही ट्रोफोब्लास्ट के लेयर है। अब बाहर की तरफ जो लेयर है उसमें भी सेल्स है। कैसे सेल्स है? ऐसे सेल्स है, ऐसे ऐसे सेल्स है, ऐसे सेल्स है, राइट? अब हर एक सेल में क्या है? एक न्यूक्लियस है। बाहर की लेयर की बात कर रहा हूं। अब क्या होता है, बाहर वाले जो लेयर है उसमें जो सेल वॉल है वो क्या हो जाता है? वो डिग्रेड हो जाता है। अंदर के जो जितने भी सेल वॉल है वो डिग्रेड हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला जो वॉल है वो रह जाता है। अंदर की तरफ जितने भी वॉल थे वो क्या हो गए? डिग्रेड हो गए। सिर्फ बाहर वाला जो वॉल है वो रह गया। तो ये क्या हो गया? इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया, राइट? हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस था, अब तो सारे के सारे वॉल खत्म हो गए, तो ये क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। और हमने क्या पढ़ा था? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंसिटियम। याद आया? जब हम लोग फंजाई को डिस्कस कर रहे थे वहां मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? सिंसिटियम। तो इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, राइट? क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक कंडीशन। तो अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट? ये पहले क्या था? ये भी ट्रोफोब्लास्ट था, ये भी ट्रोफोब्लास्ट था, दोनों ही क्या थे? ट्रोफोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट। अब बाहर वाला लेयर क्या बन गया, मल्टीन्यूक्लिएट हो गया। अंदर वाला अभी भी यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन बाहर वाला मल्टीन्यूक्लिएट बन गया। तो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में अंदर का लेयर जो है वो तो सेम रह गया, लेकिन बाहर का लेयर क्या हुआ, मल्टीन्यूक्लिएट बन गया। और ऐसे ऊपर की तरफ एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए। क्या इसे हम लोग अब कोरियोनिक विलाई बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। इसको हम लोग सिर्फ विली बोलेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ विली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विली या विलाई, कुछ भी बोल सकते हो आप। कोरियोनिक विली नो, अब तक कोरियोनिक विली नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा, लेकिन अब सिर्फ विली बोलेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये लेयर मल्टीन्यूक्लिएट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिनसाइट वर्ड कहां से आया, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन से आया। याद करो हमने क्या बताया था मैंने, कि अगर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। तो वही सिनोसाइटिक वर्ड से ये वाला पार्ट आया, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर का ट्रोफोब्लास्ट है इसको हम लोग बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट। बहुत बढ़िया। तो ये भी ट्रोफोब्लास्ट है, ये भी ट्रोफोब्लास्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझने में आसानी हो दोनों लेयर को, इसी वजह से इसको मैंने बोल दिया सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और इसको बोल दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट। एक्चुअली में जो ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है ना, यही एचसीजी बनाता है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट का लेयर जो है वो एचसीजी हार्मोन बनाता है, ह्यूमन कोर्निक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो आगे जाके कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। वो कौन बनाता है, वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। लेकिन ट्रोफोब्लास्ट का कौन सा लेयर बनाता है, ये वाला लेयर, बाहर का लेयर जो मल्टीन्यूक्लिएट है, जिसका नाम है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, वही आगे जाके एचसीजी बनाता है। अगर ऑप्शन में आपको सिनसाइटियो अगर देगा नहीं, डोंट वरी, यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बस जान लीजिए कि एचसीजी हार्मोन जो है वो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से बनता है, ठीक है। आप ट्रोफोब्लास्ट भी बोलेंगे तो वो भी गलत नहीं है। अब ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है ना, ये बाहर की तरफ है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये अंदर की तरफ है। ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, ये बाहर की तरफ एक और लेयर बनाता है, बाहर की तरफ एक और लेयर बनाता है, लेकिन अपने सेल जैसा नहीं, थोड़ा सा अलग सेल का मॉडिफिकेशन करके बाहर की तरफ एक और लेयर बनाता है, डबल लेयर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करता है, बाहर की तरफ एक डबल मेम्ब्रेन लेयर बनाता है ऐसे, ये मेम्ब्रेन 1 एंड दिस इज मेम्ब्रेन 2। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है साइटोप्लाज्म। तो अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। क्या हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन किसने बनाया, ट्रोफोब्लास्ट ने या साइटोट्रोफोब्लास्ट ने, राइट। अब मैंने क्या कहा कि ये जो दो लेयर डबल लेयर्ड है, अब लेयर के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म, राइट। अब क्या होता है, अब ये साइटोप्लाज्म खत्म, डिग्रेड होते जाते हैं। क्या होते हैं, डिग्रेड होते जाते हैं। मान लो ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, और बीच में क्या है, बीच में है साइटोप्लाज्म। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये साइटोप्लाज्म धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो बचेगा क्या, ये बाहर की तरफ एक लेयर बचेगा और अंदर की तरफ लेयर बचेगा, और साइटोप्लाज्म या इनर सेल मास जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो अब ये खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इस खाली पोर्शन को, अगर ट्यूब है और ट्यूब का पोर्शन खाली है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलोम ही तो बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सीलोम। तो इसका ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो बनेगा, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और ये भी बन गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और बीच वाला ये खाली वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। बीच वाले खाली वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। स्टेप 2, स्टेप 3 को ड्रॉ करते हैं। चलो, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। तो अब तक हमने क्या बनाया, अब तक हमने अंदर की तरफ एक लेयर बनाया ऐसे, बाहर की तरफ एक और लेयर बनाया, राइट, ऐसे, और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी दिखाए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विली बोल रहे हैं, कोरियोनिक विली नहीं, सिर्फ विली बोल रहे हैं। और बाहर की तरफ एक और लेयर बना जो खाली हो गया, तो एक लेयर यहां बना ऐसे, एक लेयर यहां बना, ऐसे, और बीच वाले खाली पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बोल रहे हैं। अब अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ मैंने क्या कहा था, गैस्ट्रुलेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट और प्लाजेंटा एक साथ बन रहा है। तो अंदर तो क्या बन रहा है, अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या बना देते हैं, एम्ब्रायो बना देते हैं। दिस इज स्टेप 3। तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा एम्ब्रायो, ग्रीन ले लेते चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा एम्ब्रायो, ये अंदर एम्ब्रायो बना। ये अंदर कौन बना, अंदर क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो का ये कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। और हमने कुछ देर पहले क्या बना कि आउटर मोस्ट लेयर किससे बनेगा, एक्टोडर्म से बनेगा। तो ये क्या है भाई साहब, ये है एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर इज एक्टोडर्म, राइट। और मिजोडम भी होगा, लेकिन मिजोडम को हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो मिजोडम को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। और क्या लेयर होगा, और होगा एक एंडोडम, यहां से एंडोडम, एंडोडम, ठीक। अब याद करो, थोड़ा सा याद करो, दिमाग लगाओ, याद करो कैसा था, हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने हाइपोब्लास्ट के सेल्स बनाए थे, याद करो। यहाँ हमने क्या किया था, सबसे पहले हाइपोब्लास्ट के सेल्स बनाए थे, और यहाँ पे भी हाइपोब्लास्ट के सेल्स बनाए थे ऐसे। और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, योक सैक, क्या बोल रहे थे इसको, योक सैक बोल रहे थे। और यही हाइपोब्लास्ट के सेल्स बाद में किस में कन्वर्ट हो गए, एंडोडर्म में, एंडोडर्म में। तो योक सैक को कौन कवर कर रहा है, एंडोडर्म कवर कर रहा है। मतलब योक सैक कहां से आएगा, एंडोडर्म से आएगा। हालांकि ह्यूमंस में योक सैक जो होता है उसमें योक नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन योक सैक नॉन फंक्शनल है, लेकिन है तो सही, नॉन फंक्शनल है लेकिन है, मतलब उसमें योक नहीं है लेकिन है सैक, नॉन फंक्शनल है। लेकिन योक सैक में साइड में क्या था, हाइपोब्लास्ट के सेल्स थे, जो बाद में एंडोडर्मिस में कन्वर्ट हो गए। तो योक सैक का ओरिजिन क्या हो जाएगा, योक सैक को लाइन कौन करेगा बाहर की तरफ से, एंडोडर्मिस, सिंपल। तो इसी वजह से हमने क्या बनाया, अंदर की तरफ ये जो लेयर बनाया हमने, ये क्या बनाया, ये एंडोडर्मिस। तो हमें काम क्या था, एक्टोडर्म से हमें काम है और एंडोडर्म से हमें काम है, क्या है, एंडोडर्म। बहुत बढ़िया। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है ना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, मेसोडर्म को छोड़ दो, ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट करता है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे। ये क्यों होता है, इसको एपिबोली, एम्बोली, डी लैमिनेशन, बहुत सारे नाम है इसका, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो अलग ही एक टॉपिक है, वो एमबीबीएस में जाके जान लेना। लेकिन यहाँ पे ऐसे इन्वेजिनेशन होता है।
तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है ना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है ये क्या करता है, धीरे धीरे इन्वेजिनेट करता है, और इन्वेजिनेट करके ये क्या करता है, अंदर की तरफ आता जाता है, अंदर की तरफ आता है, यहाँ आके ऐसे ऐसे ऐसा एक लेयर बनाता है, और ऐसा एक लेयर बनाता है, और ऐसा एक फॉर्मेशन करता है ट्रोफोब्लास्ट का लेयर। क्या किया, ट्रोफोब्लास्ट का लेयर ने क्या किया, ऐसे बनाया, ऐसा एक इन्वेजिनेशन बनाया, ऐसा एक बनाया, और ऐसा एक बनाया, और ऐसा एक बनाया, और ऐसे, जो लेयर था पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा। अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है इनके साथ ये जो एक्टोडर्म के सेल्स है और एंडोडर्म के सेल्स है, ये दोनों फ्यूज करते हैं दो अलग अलग जगह पे। एक फ्यूजन होता है यहाँ पे, यहाँ पे फ्यूजन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्यूजन ट्रोफोब्लास्ट के साथ, किसका, यहाँ पे किसका फ्यूजन हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट के साथ एक्टोडर्म का फ्यूजन हो रहा है, राइट। और एक मिनट, और अंदर से क्या होता है, यहाँ से एंडोडर्म से जो निकलता है योक सैक एक निकलता है, और एक निकलता है एलांटॉइस। तो ये जो यहां से निकला, एक तो इसने यहां से फ्यूज किया, अब जो यहां से निकला वो जाके इसके साथ फ्यूज करता है, इसके साथ, और ये फ्यूज करता है इसके साथ, और ये भी फ्यूज करता है इसके साथ। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, समझो, टोटल चीज को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे, राइट, क्या थे, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे, राइट। ट्रोफोब्लास्ट ने पहले ऐसे कवर किया, फिर ट्रोफोब्लास्ट का एक लेयर फ्यूज कर गया किसके साथ, ये एक्टोडर्म के साथ, और एंडोडर्म वाले पार्ट के साथ एक और लेयर फ्यूज कर गया, एंडोडर्म वाले के पार्ट के साथ एक और लेयर फ्यूज कर गया। अब जैसे ही ये फ्यूजन हो जाता है ना, जैसे ही ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जैसे ही ये एक्टोडर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एंडोडर्म के सेल्स में। मतलब ये जो ब्लू कलर से हम लोग अब तक ट्रोफोब्लास्ट ड्रॉ कर रहे थे, अब ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, जैसे ही एक्टोडर्म के साथ इसने फ्यूज किया, ये क्या बन जाएगा, ये भी एक्टोडर्म बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, ये भी एक्टोडर्म बन जाएगा। ये भी क्या बन गया, एक्टोडर्म बन गया। तो अब तक क्या था, ट्रोफोब्लास्ट, लेकिन अब क्या बन गया, अब ये बन गया एक्टोडर्म। क्यों, क्योंकि जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स एक्टोडर्म के साथ फ्यूज करते हैं ना, तो बहुत सारे सेलुलर मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, मतलब इनर ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स क्या होते हैं, एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये वाला जो ट्रोफोब्लास्ट था, ये किसके साथ फ्यूज किया था, एंडोडर्म के साथ। तो अपने दिमाग लगा के बताओ कि ये ट्रोफोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रोफोब्लास्ट जो अब तक हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो गया एंडोडर्म में। किसमें कन्वर्ट हो गया, एंडोडर्म में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये एंडोडर्म बन गया, एंडोडर्म। और अब ये जो मेसोडर्मल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये भी क्या करेगा, ये भी इन्वेजिनेट करेगा, और ये भी इसके चारों तरफ एक लाइन बनाएगा। अगर ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजिनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेसोडर्म भी ऐसे इन्वेजिनेट करेगा, और ऐसे लेयर बनाएगा, ऐसे लेयर बनाएगा चारों तरफ, ऐसे लेयर बनाएगा, ऐसे एक लेयर बनाएगा। सिंपल, हो गया, हो गया। कैसे हुआ, जब हम लोग थोड़ा सा और डायग्राम को एक और बार ड्रॉ करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर क्या हुआ, इन्वेजिनेट किया। एक ट्रोफोब्लास्ट ने किसके साथ फ्यूज किया, एक्टोडर्म के साथ। जैसे ही फ्यूज किया वो ट्रोफोब्लास्ट नहीं रहा, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्टोडर्म में। और एक ट्रोफोब्लास्ट इसके साथ फ्यूज हुआ और कैसे किसमें कन्वर्ट हो गया, एंडोडर्म में। देखो एक स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कौन कौन आता है, चार, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितने हैं, चार।
देखो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितने हैं? 4। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है योक सैक। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है एमनियन। एमनियन। एंड उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है कोरियन। योक सैक, एलेंटॉइस, एमनियन एंड कोरियन। ये चारों के चारों का ओरिजिन कहां से है? इन चारों के चारों का ओरिजिन है ट्रोफोब्लास्ट। कौन है? ट्रोफोब्लास्ट। कौन है? ट्रोफोब्लास्ट। अगर मान लो ये ट्रोफोब्लास्ट का जो ओरिजिन है, जो अब तक मैंने ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश किया, अगर मैं वो नहीं समझाता और डायरेक्ट यहां से एंडोडर्म से अगर ये मैंने ड्रॉ कर दिया होता, ये क्या है? ये है योक सैक, यही आगे जाके योक सैक बनेगा, और ये है एलेंटॉइस। ये क्या है? ये है योक सैक, और ये क्या है? ये है एलेंटॉइस। क्लियर है? ये है योक सैक और ये है एलेंटॉइस। दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गए, अंदर का लेयर। तो आपके दिमाग में क्या चलता कि सर योक सैक और एलेंटॉइस तो एंडोडर्म से बना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये ट्रोफोब्लास्ट इन ओरिजिन है? अगर मैं आपको ट्रोफोब्लास्ट का जो ओरिजिनेशन है वो आपको नहीं समझाता तो आपको क्या लगता? एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, चल रहा है। अगर मान लो कि मैं आपको ट्रोफोब्लास्ट का ओरिजिन आपको नहीं बताता तो आपको क्या लगता? आपको यही लगता ना कि सर ये तो एंडोडर्म से ऐसे बन गया। ये क्या है? ये है योक सैक, ये है एलेंटॉइस। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है योक सैक, ये है एलेंटॉइस। तो अगर मान लो ये जो ट्रोफोब्लास्ट से जो कन्वर्ट हुआ एंडोडर्म में, ये अगर मैं आपको नहीं समझाता तो आपको क्या लगता कि ये जो एंडोडर्म था यही तो एलेंटॉइस में कन्वर्ट हुआ, यही योक सैक में कन्वर्ट हुआ। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये ट्रोफोब्लास्ट से ओरिजिन है? इसी वजह से मैंने इतना सब कुछ समझाया आपको कि आपको ये पता चले कि ट्रोफोब्लास्ट ने पहले फ्यूजन किया इसके साथ, फिर ट्रोफोब्लास्ट के ही सेल्स कन्वर्ट हुए एक्टोडर्म में, फिर ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ही कन्वर्ट हुए एंडोडर्म में। तो अब आपके ये दिमाग में क्लियर हो गया कि हाँ भाई, यहां पे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ही तो थे पहले, जो फ्यूजन किया एंडोडर्म के साथ और एंडोडर्म में कन्वर्ट हुआ। यहां पे ट्रोफोब्लास्ट का लेयर ही तो था पहले, इसने एक्टोडर्म के साथ फ्यूज किया और एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब पता चला कि योक सैक, एलेंटॉइस, एमनियन एंड कोरियन क्यों ट्रोफोब्लास्ट इन ओरिजिन है। तो इसी वजह से मैंने इतना सब कुछ आपके लिए ड्रॉ किया, ठीक है। और ये जो, चलो एक और इसी डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से एक और बार ड्रॉ करते हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि योक सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, इनका ओरिजिन क्या है? तो इनका ओरिजिन होगा ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इनका ओरिजिन क्या होगा? इनका ओरिजिन होगा ट्रोफोब्लास्ट। देख लेता हूं एक बार कैमरा में। हाँ, आ रहा है, बहुत बढ़िया। और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बाहर की तरफ भी था, याद करो, बाहर की तरफ भी था एक। वो भी ऐसे इन्वेजिनेट करेगा। अब तक हम इसे क्या बोल रहे थे? अब तक हम इसे बोल रहे थे सिर्फ विली। जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक और लेयर इसके ऊपर आ गया, अब इसे हम बोल सकते हैं कोरियोनिक विली। इससे पहले सिर्फ विली बोलेंगे, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का ये लेयर आ गया, हम लोग इसे विलय, एक कोरियोनिक विली बोल सकते हैं, ठीक है। चलो एम्ब्रायो को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले।
ये ट्रोफोब्लास्ट जो बाद में कन्वर्ट हो गया एक्टोडर्म में, और अंदर का एंडोडर्म। ये क्या बना, ये बना एलांटॉइस, और ये बना हमारा योक सैक, राइट। ये भी ट्रोफोब्लास्ट के सेल थे, लेकिन ये एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गए। मैंने थोड़ा सा डायग्राम को एक और बार ड्रॉ किया ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आराम आराम से ड्रॉ करो, कोई हड़बड़ी मत करो, क्योंकि यहाँ से एक्टोडर्म कौन है, एंडोडर्म कौन है, ये जिंदगी भर रट्टा मर जाते तो भी याद नहीं होता, लेकिन आज के बाद क्या होगा, आप हर एक चीज को इन डिटेल में याद रख पाओगे, ठीक है। और क्या था, इसके अंदर की तरफ भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था। ये बन गया, सही है, ग्रेट। एक एक करके सबको डिनोट करेंगे और एक एक करके सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। मेरा बोर्ड है तो मैं थोड़ा सा लिखता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा। आप कॉपी में जैसे मैं जैसे लिख रहा हूं आप भी वैसे वैसे लिखते जाइएगा। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है कोरियोनिक विली। पहले विली बोल रहे थे, जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ये लाइन हो गया, अब हम इसको बोलेंगे कोरियोनिक विली। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है कोरियोनिक विली, कोरियोनिक विली, राइट। इसका काम क्या है, इसका बेसिकली काम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट। इनका काम है कोरियोनिक विली का। कोरियोनिक विली क्या करता है, ये जो है ये बेसिकली दिस इज बेसिकली द, क्या बोल सकते हो उसे, इसे दिस इज बेसिकली द एम्ब्रायनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा। जब हम लोग प्लाजेंटा को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिस इज बेसिकली द एम्ब्रायनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा। हमने क्या कहा था कि डेसिडुआ फंक्शनलिस में जो है वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन ये जो कोरियोनिक विली है ये कहाँ तक पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है डेसिडुआ बेसालिस तक। डेसिडुआ बेसालिस जो है वो मैटरनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा है, और ये जो कोरियोनिक विली है या कोरियन है, कोरियोनिक लेयर है, वो मैटरनल एम्ब्रायनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता, राइट, जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता, इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता, तो जितने भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी मटेरियल का, मतलब ये जो यहाँ पे तो सेल्स है, सेल्स में बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल तो होंगे ही, तो उनका जो एक्सचेंज हो प्लाजेंटा के सॉरी एम्ब्रायो के साथ मैटरनल ब्लड का, वो इसी कोरियोनिक विली के थ्रू होता है, जो बाद में प्लाजेंटा में कन्वर्ट हो जाता है, तब प्लाजेंटा के थ्रू होता है। लेकिन जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता तब तक यही कोरियोनिक विली क्या करता है, उसको हेल्प करता है। और क्या करता है ये कोरियोनिक विली जो है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये प्लाजेंटा को एकदम मतलब बहुत अच्छे से अटैच कर देता है, राइट। इससे पहले क्या था, इससे पहले सेलुलर अटैचमेंट हो गया था, इम्प्लांटेशन हो गया था, लेकिन एक होता है ना कि एकदम फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन हो जाएंगे तो एकदम अच्छे से ये अटैच्ड हो जाएगा, तो ये अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। तो कोरियोनिक विली क्या करता है, कोरियोनिक विली बेसिकली दो काम करता है। एक तो काम इसका ये हो गया स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, अटैचमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, राइट, ये हो गया एक। और दूसरा क्या करता है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में
अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड excretory waste between developing embryo या आप ब्लास्टोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या गैस्ट्रुला भी बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिस भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल ब्लड, राइट। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल ब्लड इज डन बाय दिस कोरियोनिक विली। लेटर इट इज टेकन ओवर बाय, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, लेटर टेकन ओवर बाय प्लासेंटा। तो जब तक प्लासेंटा नहीं बनता है तब तक ये कोरियोनिक विलाई जो है यही क्या करता है, एक्सचेंज में हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो कोरियोनिक विली क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी वेस्ट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल ब्लड में ये हेल्प करता है थ्रू डिफ्यूजन, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसका फंक्शन है। दिस इज ऑल अबाउट द कोरियोनिक विली। वेरी गुड। कोरियोनिक विली की बात क्या करता है, ये वाला लेयर कोरियोनिक विली का बात आता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है कोरियन। क्या बोला जाता है, कोरियन। क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है कोरियन। जी, अंदर की तरफ एम्ब्रायो है तो इसको इनर साइड बोला जाएगा, इसको आउटर साइड बोला जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये एम्ब्रायो है ना, तो एम्ब्रायो के जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो वो सारे अंदर के लेयर, इनर लेयर, और जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे वो आउटर लेयर होता जाएगा। तो अगर कोरियन की बात करें तो कोरियन का आउटर लेयर कौन सा है, ये वाला, और इनर लेयर कौन सा है, ये वाला। तो अगर कोरियन का आउटर लेयर है तो आउटर लेयर में कौन प्रेजेंट है, कोरियन के, ट्रोफोब्लास्ट। कौन प्रेजेंट है, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इनर में कौन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो कोरियन है इसका आउटर साइड और इनर साइड किससे लाइंड है। तो कोरियन का आउटर साइड किससे लाइंड है, ट्रोफोब्लास्ट से। इनर साइड किससे लाइंड है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। क्या अब आपको ये समझने में या याद रखने में आपको क्या रट्टा मारना पड़ेगा, द आंसर इज नो। जैसे ही आप इस डायग्राम को विजुअलाइज करोगे कि पहले एक ट्रोफोब्लास्ट था, फिर उससे बाद एक और ट्रोफोब्लास्ट बना, फिर ये वाला ट्रोफोब्लास्ट ने एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाया, फिर ये दोनों अलग ऊपर की तरफ हो गए और कोरियोनिक विले बना रहे थे, ये दोनों अंदर की तरफ ऐसे हो गए। ट्रोफोब्लास्ट ने यहाँ पे कन्वर्ट किया एक्टोडर्म के साथ और एक्टोडर्म बन गया, और यहाँ पे भी ट्रोफोब्लास्ट ने इसके साथ फ्यूज किया और एंडोडर्म बन गया। तो क्या अब आपको रट्टा मारने की जरूरत है, नहीं है। अब आप इसको विजुअलाइज करके भी याद रख सकते हो। क्लियर है, इसी वजह से मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया। और एक चीज समझो, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, अगर ऑप्शन में ट्रोफोब्लास्ट है तो ट्रोफोब्लास्ट को ही टिक कीजिएगा, लेकिन कभी कभी इसको ट्रोफोब्लास्ट ना मान के ऑप्शन में एक्टोडर्म भी दिया जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है या सिर्फ मेसोडर्म भी है तो आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ट्रोफोब्लास्ट की जगह एक्टोडर्म भी दिया है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी इसको ट्रोफोब्लास्ट ना मान के एक्टोडर्म भी माना जाता है। तो इसको ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हो और इसको एक्टोडर्म भी बोल सकते हो। हालांकि एक्टोडर्म जो वर्ड है वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये वाले को आप एक्टोडर्म बोल सकते हो,
लेकिन इस वाले को एक्टोडर्म बोलना सही नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में ट्रोफोब्लास्ट नहीं है तो क्या करोगे, टिक नहीं करोगे क्या? टिक तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, चलो सही जा रहे हैं हम लोग। तो इसको अगर ऑप्शन में ट्रोफोब्लास्ट है तो बात ही खत्म। अगर ऑप्शन में ट्रोफोब्लास्ट की जगह एक्टोडर्म भी दिया जाता है तो आप उसको टिक कर सकते हो। ये कोरियन कैसा होता है? कोरियन एक वेस्कुलराइज्ड लेयर होता है। कैसा होता है? वेस्कुलराइज्ड होता है। और क्या होता है? दिस इज द एम्ब्रायनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा। एम्ब्रायनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा। जब हम लोग प्लाजेंटा पढ़ेंगे ना तब आपको ये और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरियन। कोरियन के बाद कौन आता है? कोरियन के बाद आता है हमारा एमनियन। ये वाला लेयर, ये वाला इस वाले लेयर को बोला जाता है एमनियन। क्या बोला जाता है? एमनियन। एमनियन, ठीक है। एमनियन का भी आउटर साइड है, इनर साइड है। एमनियन का देखो थोड़ा सा अलग है। इसका अगर आप देखोगे, इसका आउटर साइड किससे लाइंड है बताओ? इसका आउटर साइड किससे लाइंड है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। और इनर साइड किससे लाइंड है? एक्टोडर्म से, राइट। तो आउटर साइड किससे लाइंड है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। और इनर साइड किससे लाइन है? एक्टोडर्म से। इसको आप डेफिनेटली एक्टोडर्म बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक्टोडर्म ही मानोगे। लेकिन ये जो है ये ट्रोफोब्लास्ट ही है। लेकिन अगर इसको ट्रोफोब्लास्ट की जगह एक्टोडर्म दिया गया है तो आप उसको टिक कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये एक्टोडर्म ही होगा। तो एमनियन का थोड़ा सा उल्टा हो गया, आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से या सिर्फ मेसोडर्म से, और ये इनर वाला पार्ट एक्टोडर्म से। याद रखना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है ना वो कहां से आया है? वो आया है ट्रोफोब्लास्ट से। और मेसोडर्म जो है वो कहां से आया है? वो आया है एपीब्लास्ट से, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में देख रहे हो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ही नहीं, सिर्फ मेसोडर्म दिया गया है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एमनियन आउटर साइड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनेगा और इनर साइड एक्टोडर्म से बनेगा। अब ये एमनियन के अंदर की तरफ ये जो पार्ट है ना, इसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? ठीक है। ये एमनियन जो है ये अवेस्कुलराइज्ड होता है। क्या होता है? अवेस्कुलराइज्ड, अवेस्कुलराइज्ड होता है, ठीक है। ये वेस्कुलराइज नहीं होता है, अवेस्कुलराइज्ड होता है। और इसके अंदर की तरफ होता है एमनियोटिक कैविटी। इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, राइट। एमनियोटिक कैविटी जिसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? बेबी को, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है या बेबी को शॉक से बचाता है। मान लो कोई बम्प आ गया, अचानक से उछाल आ गया, या मदर कहीं पे गिर गई, मतलब बहुत तेज से नहीं बट अचानक से गिर गई, या अचानक से उनको मतलब थोड़ा सा शेकीनेस आ गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उससे क्या होता है? उससे एक शॉक लग सकता है बेबी को। उस डेवलपिंग एम्ब्रायो या बेबी को वो क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है। तो उस शॉक से बेबी को या डेवलपिंग एम्ब्रायो को बचाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बर। और क्या करता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर नीचे जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है वो चेंज होता जाता है ना। तो ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल प्रेशर चेंज होता जाएगा तो बेबी में इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड ये टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एमनियन
एमनियन एवास्कुलराइज्ड होता है, उसके अंदर होता है एमनियोटिक कैविटी जिसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर होता है और टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। अगर पूछा जाए कि ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आया, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, ये मैटरनल ब्लड से आता है, ठीक है, याद रखना है। एमनियोटिक फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड। हालांकि कैसे आता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, डिराइव्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है डिराइव्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, राइट। तो कोरियोनिक विलाई देख लिया हमने, कोरियन देख लिया, एमनियन देख लिया, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड भी देख लिया, बहुत बढ़िया, ये देख लिया सारे के सारे। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस चीज़ों को क्योंकि मुझे और भी चीज़ें लिखनी है। आप एक काज सब कर सकते हो, अगर आपका ये साइड फिल हो चुका है तो आप इस साइड से भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो एमनियन कोरियन हो गया। अब ये जो था ये क्या है, दिस इज योक सैक। ये क्या है, ये वाला पार्ट, दिस इज योक सैक, योक सैक। इसका भी सेम है, एक आउटर होगा और एक इनर होगा, राइट, आउटर होगा और इनर होगा। आउटर किससे अलाइंड है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। इनर किससे अलाइंड है, एंडोडर्म से। आउटर किससे अलाइंड है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, और इनर साइड किससे लाइंड है, एंडोडर्म से। किससे, एंडोडर्म से लाइंड है, एंडोडर्म से लाइंड है। दिस इज योक सैक। योक सैक जो है ये वेस्कुलराइज्ड होता है। कैसा होता है, वेस्कुलराइज्ड होता है, वेस्कुलराइज्ड होता है। और ये क्या करता है, साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यह क्या होता है, यहाँ पे ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी जो ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। जब तक लीवर नहीं बनता तब तक। जब लीवर बन जाएगा तो ये काम किसको चला जाएगा, ये काम चला जाएगा लीवर में। लेकिन अब तक ये क्या है, ये एक एम्ब्रायो फॉर्मेशन में है, लीवर अब तक नहीं बना है, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो। ये क्या होता है, ये वेस्कुलराइज्ड होता है। दिस इज ऑल अबाउट योक सैक। और कैसा होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है। हमारे ह्यूमन में ये नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल भी बोल सकते हैं, नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योक सैक। और ये क्या है, दिस इज एलेंटॉइस। योक सैक हो गया। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला है। देखो जो छोटा वाला होगा वो योक सैक है, जो बड़ा वाला है वो एलेंटॉइस है। ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये क्या है, दिस इज एलेंटॉइस, एलेंटॉइस। ये भी, इसका भी क्या होता है, इसका भी आउटर होगा, इनर होगा। आउटर कैसा होगा, आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बने हैं, और इनर पार्ट किससे बना है, इनर बना है एंडोडर्म से, राइट, एंडोडर्म से बना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना है। दिस इज एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या करता है, ऐसा कहा जाता है कि हालांकि ह्यूमन प्लेजेंटा जो होता है ना वो कोरियन से ही बनता है, लेकिन कभी कभी एलेंटो कोरियोनिक प्लेजेंटा भी बोला जाता है। बिकॉज क्या होता है ना, प्लेजेंटा के अंदर खास करके जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, जो जितने भी अम्बिलिकल कॉर्ड में एक वेन होता है, दो आर्टरीज होता है, तो ये जो दो वेन एंड आर्टरीज है वो यही एलेंटॉइस ही बनाता है, राइट। ये एलेंटॉइस ही क्या करता है, वेन्स एंड आर्टरीज बनाता है।
तो इट फॉर्म्स umbilical arteries and veins, ठीक है, umbilical arteries and vein। इट फॉर्म्स umbilical arteries and veins। एक वेन होता है, दो आर्टरी होता है umbilical कॉर्ड में, जो हम लोग प्लाजेंटा में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और ये क्या है, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रायो, दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रायो। और ये अंदर का जो ये पार्ट है, ये क्या है, दिस इज फ्यूचर एलिमेंट्री कनाल। ये खाली जगह जो है, यही तो आगे जाके क्या बनाएगा, गट बनाएगा। फ्यूचर एलिमेंट्री कनाल क्या लिखेंगे, फ्यूचर एलिमेंटरी कनाल। और इसका क्रेनियल एंड एंड कॉर्डल एंड कौन सा होगा, बताओ जरा। क्रेनियल एंड एंड कॉर्डल एंड कौन सा होगा, बताओ, खुद से बताओ। हेड इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेनियल एंड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेनियल एंड, राइट। और टेल इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्डल एंड, कॉर्डल एंड। This is all about the extra embryonic membrane. This is all about extra embryonic membranes, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन है, चार होते हैं, योक सैक, एलांटोइस, एमनियन एंड कोरियन, ठीक है। कोरियोनिक विली जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, जो इनिशियल स्टेज में क्या करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन एक्सचेंज, एक्सक्रीटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता तब तक। बाकी तो आप पता ही है, आपको मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है आपके साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को जैसे ही पढ़ लेते हो, आपका प्लाजेंटा 50% यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि यही तो आगे जाके क्या बनेगा, यही आगे जाके बनता है क्या, एम्ब्रायनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा। और मैटरनल पार्ट ऑफ प्लाजेंटा पता ही है आपको, रेसिडुआ बेसालिस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको मेरा एफर्ट जो है वो अच्छा लगे। अगर एफर्ट अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिले तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।